कल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन के बारे में पढ़ेंगे एंड सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो प्रकारात्मक यानी फंक्शनल रूप से सरकार के तीनों अंगों में कार्य विभाजन को ही शक्ति पृथक्करण कहते हैं। सरकार के तीनों अंगों में कार्य विभाजन को ही शक्ति पृथक्करण कहते हैं। अर्थ क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों और कार्यों का पृथक्करण आवश्यक है। प्रत्येक अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत डुअलिटी थ्योरी, द्वैतता सिद्धांत, जो कि सरकार के केवल दो अंग मानता है, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का एक ही अंग के रूप में ट्रीट करता है, कि विपरीत त्रिमूर्ति सिद्धांत ट्रिनिटी थ्योरी को मानता है, अर्थात सरकार के तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्ति पृथक्करण की सर्वप्रथम विवेचना अरस्तु ने की थी। किसने की थी? सर्वप्रथम किसने की थी? अरस्तु ने की थी। रोमन विचारक पोलिबियस एंड सिसरो, आधुनिक विचारकों में जीन बोदा, जॉन लॉक और ब्लैकस्टोन आदि ने भी शक्ति पृथक्करण का समर्थन किया। आधुनिक विचारों में जीन बोदा, जॉन लॉक और ब्लैकस्टोन बाद ने शक्ति पृथक्करण का समर्थन किया है। सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट वर्णन फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी कृति द स्पिरिट ऑफ लॉज में 1948 में दिया, जिसे अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अपनाया। हरमन फाइनर, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का राजनीति विज्ञान में तब तक कोई विशेष स्थान नहीं रहा जब तक कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मुद्दा या विचार आवश्यक नहीं बन गया। मॉन्टेस्क्यू, स्वतंत्रता श्रेष्ठतम मानवीय अच्छाई है। स्वतंत्रता श्रेष्ठतम मानवीय अच्छाई है। जो हम चाहें उसे करने और जो नहीं चाहें उसे नहीं करने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसे मॉन्टेस्क्यू स्वतंत्रता नहीं मानता, अभी तो विधि के अंतर्गत, अर्थात विधि जो कुछ करने की इजाजत दे उसी के अनुसार जो चाहे कर सकें और जो नहीं चाहे न कर सकें, वही स्वतंत्रता है। संक्षेप में, विधि के अनुसार व्यवहार की स्वतंत्रता, लिबर्टी इज द बिहेवियर विद इन द लॉ। जोसेफ ला पलोम्बरा, शक्तियों का पृथक्करण शक्तियों के मनमाने प्रयोग या उनके निरपेक्ष एब्सोल्यूट दुरुपयोग से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से के रूप में व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक खोजों में से एक है। एम.जे.सी. वाइल ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर में शक्ति पृथक्करण के विशुद्ध सिद्धांत की बात की, क्योंकि उनके अनुसार अपने अधिक रूप में यह सिद्धांत अभी तक कहीं भी नहीं आया, ना ही लाया जा सकता। तो अपने अधिक रूप में यह सिद्धांत अभी तक कहीं नहीं आया और ना ही लाया जा सकता है। यह सिद्धांत समाज की मूल व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन है, जो अभी तक मानव मस्तिष्क में ही खोजा गया है। रिचर्ड न्यूस्टाड ने शक्ति पृथक्करण को शक्तियों को साझा करने वाली अलग अलग संस्थाओं की संज्ञा दी है। अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण, ऑरेंज लेचफार्ट ने संसदीय शासन व्यवस्था में नीति निर्माण में विपक्ष की प्रभावी भूमिका को अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण कहा है। शक्ति पृथक्करण की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रभुत्व शासन का विभाजन नहीं होता है। यह तो राज्य के बढ़ते हुए कार्य को निपटाने के लिए एक सुविधाजनक साधन मात्र है, अर्थात एक कार्यात्मक विभाजन मात्र है। शक्ति पृथक्करण से शक्ति को नियंत्रित रखने का प्रचलन केवल लोकतंत्रों की ही विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी और कम लोकतांत्रिक शासनों में भी तानाशाही अपने शक्ति सुरक्षा के लिए शक्ति के बंटवारे या शक्ति के वितरण के माध्यम से ठोस नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित करने, अपने अलावा किसी व्यक्ति या गुट को शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए इसकी व्यवस्था करता है। लास्ट की सतत चौकसी स्वतंत्रता की कीमत है। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस फॉर लिबर्टी। अतः स्वतंत्रता की रक्षा स्वयं जनता करती है। शक्तियों का पृथक्करण वास्तव में केवल व्यवस्थापकीय सहूलियत के लिए है, न कि समाज की निरूढ़ी यानी इम्यूटेबल डॉगमा के लिए है। सख्त अर्थों में यह व्यवहारिक हो ही नहीं सकता है। जो सेपरेशन ऑफ पावर है, यह व्यवहारिक हो ही नहीं सकता। राजकीय ऐसा मानते हैं। तो राजकीय का ऐसा मानना है कि जनता ही अपने जो हित हैं, अपने जो अधिकार हैं, उनको, अपनी जो स्वतंत्रता है उसको एक प्रकार से सुरक्षित रखने का काम करती है। यह शक्ति पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर है। यह केवल एक चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नियंत्रण और संतुलन। शक्ति पृथक्करण व्यवस्था को पूर्णतः अपनाने से प्रत्येक अंग अपने अपने निश्चित कार्य क्षेत्र में निरंकुश होकर अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं। अतः अमेरिकी शासकों ने शक्ति पृथक्करण के अंधानुकरण की बजाय इस सिद्धांत के दोषों को दूर करने के लिए नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत का विकास किया, जिसे संविधान में भी जगह दी गई। चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की गई। इस प्रकार नियंत्रण व संतुलन के द्वारा
शक्ति पर शक्ति द्वारा नियंत्रण, पावर एज द राइवल ऑफ पावर, हैमिल्टन ऐसा बोलते हैं, यानी कांटे से कांटा निकाला जाता है ताकि पृथक्करण के साथ साथ तीनों अंगों में समन्वय भी बना रहे। तो एक प्रकार से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे को नियंत्रित करने का काम, एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस करने का काम करती हैं। शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण एवं संतुलन। तो यूएसए में शक्ति पृथक्करण से संबंधित प्रावधान क्या है? तो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे को कैसे नियंत्रित करती हैं? तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें, तो जैसे विधायिका एक प्रकार से जो कार्यपालिका होती है विधायिका से ही आती है, तो कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है, और जो न्यायपालिका है इसके जजों का जो एक प्रकार से नियुक्ति होती है वो कौन करती है? वो विधायिका ही करती है। तो एक प्रकार से तीनों अंग एक दूसरे को संतुलित करने का काम करते हैं। तो न्यायपालिका है वो एक प्रकार से जो संसद है उसके कानूनों को रद्द कर सकती है अगर वो एक प्रकार से संविधानवाद के खिलाफ जाते हैं तो, और ऐसे ही जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका ये न्यायपालिका को नियंत्रित करने का काम करती है उसके अपॉइंटमेंट वगैरह से। तो ये प्रकार से संतुलन बना रहता है। वैसे में शक्ति पृथक्करण से संबंधित प्रावधान, तो अमेरिका के संविधान में कहीं शब्दशः यानी कि लिटरली नहीं लिखा गया है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, पर जैसा कि मेडिसन ने कहा कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। संविधान के अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 1 खंड 1 में व्यवस्थापन शक्ति कांग्रेस में निहित है। अनुच्छेद 2 खंड 1 में कार्यपालन शक्ति या कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 3 खंड 1 में न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है। फिर इसमें किलबोर्न बनाम थॉमसनवाद जो कि 1880 में हुआ था, किलबोर्न बनाम थॉमसनवाद 1880 में के अनुसार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी संविधान का प्रमुख लक्षण है। शक्ति पृथक्करण से संबंधित व्यवस्थाएं, तो शासन के तीनों अंगों के चयन की अलग अलग प्रक्रिया है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट का प्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा परोक्ष रूप से, और न्यायाधीशों का मनोनयन किया जाता है। एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान है, तो मंत्री या न्यायाधीश बनते समय कांग्रेस की सदस्यता का त्याग करना होता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में विधि विधायिका के सदस्य होते हैं। तो एक प्रकार से जो मंत्री होते हैं, मंत्री संसद के सदस्य भी रहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन अगर आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक प्रकार से काम करना है तो, या आपको मंत्री या न्यायाधीश बनना है तो कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़नी पड़ेगी। कहाँ? अमेरिका में। अंगों का अलग अलग कार्यकाल या कार्यकाल की निश्चितता, तो प्रतिनिधि सभा 2 साल की होती है, जबकि सीनेट 6 साल के लिए, और न्यायाधीश सदा पर्यंत के लिए, जीवन पर्यंत के लिए ये न्यायाधीश बनते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए बनेंगे। उत्तरदायित्व में भिन्नता, प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र, सीनेटर अपने राज्य, राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र, न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी होता है। संक्षेप में सरकार के 3 विशिष्ट कार्य नियम निर्माण, नियम क्रियान्वयन व न्याय निर्णयन है। तीनों विशिष्ट कार्य अलग अलग अंगों व अलग अलग व्यक्तियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तीनों अंग समान या एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। विधायिका द्वारा सत्ता का प्रत्यायोजन डेलीगेशन नहीं होता है। शक्ति पृथक्करण के पक्ष में तर्क क्या है? राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की व्यवस्था के लिए, नागरिकों की स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा के लिए, कार्य विभाजन के विशिष्टीकरण व कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए, शासन कार्यों को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए अपरिहार्य होने के कारण, उत्तरदायित्व का सुनिश्चित निर्धारण करने के लिए, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के लिए। शक्ति के द्वारा पहरेदारी संभव होती है, यानी कांटे से कांटा निकाला जाता है। शक्ति पृथक्करण की आलोचना, तो जुआन जोस लिंज ने प्रेसिडेंशियल व्यवस्था की आलोचना करते हुए लिखा है कि दोहरी लोकतांत्रिक वैधता मतदाताओं को भ्रमित करती है और जवाबदेहिता को रोकती है। जैसमिल के अनुसार अंगों के अलग अलग कार्य विभाजन से कार्य कुशलता की जो हानि होगी वह हानि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लाभ की बजाय ज्यादा होगी। फिर शासन में एकता एवं उत्तरदायित्व का अभाव होता है। राष्ट्रपति व कांग्रेस के बीच पारस्परिक विरोध होता है। राष्ट्रपति निरंकुश हो सकता है और न्यायपालिका का सर्वोच्च सदन बनना एक प्रकार से बात है। फिर नियंत्रण एवं संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस, तो वह यूएस है, उसकी व्यवस्था का मौलिक प्रावधान है। तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र एवं व्यवहार में एक अंग अन्य 2 अंगों पर नियंत्रण भी रखता है ताकि संतुलन बना रहे। तो कांग्रेस संसद की शक्तियों पर नियंत्रण, तो विधि कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस के पास, पर इस पर बाकी 2 अंगों का नियंत्रण रहता है। तो कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण कैसे रहता है? कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो यानी विलंबकारी निषेधाधिकार, और जेबी वीटो
यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजकर, राष्ट्र के नाम अपील जारी कर और कांग्रेस में अपने दल को कहकर कानून निर्माण को प्रभावित कर सकता है। न्यायपालिका का नियंत्रण, न्यायिक समीक्षा के द्वारा कांग्रेस के कानूनों को विरुद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। कार्यपालिका राष्ट्रपति पर नियंत्रण, राष्ट्रपति कानून क्रियान्वयन में तानाशाही नहीं बन सकता है। कांग्रेस द्वारा नियंत्रण, तो वित्त व बजट पर कांग्रेस का नियंत्रण होता है। इसका व्यवहारिक उपयोग भी कई बार हो चुका है। उदाहरण के लिए बराक ओबामा की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को एक प्रकार से डिले कर दिया गया था या उसको पारित नहीं होने दिया गया था। युद्ध घोषणा की पुष्टि कांग्रेस से आवश्यक है। विदेशी संबंधों या समझौतों को सीनेट द्वारा 2/3 यानी 66% के बहुमत से पुष्टि करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पेरिस संधि का सीनेटीय पुष्टि न होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन चाह कर भी उसे को राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनवा सके। फिर राष्ट्रपति को कैबिनेट, न्यायपालिका व अन्य बड़े पदों पर नियुक्तियां करने हैं तो सीनेट से अनुमोदन करवाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब चीजें प्रकाश मंडन का काम करती हैं। फिर न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण, न्यायिक समीक्षा के द्वारा कार्यपालिका आदेशों को अवैध घोषित कर सकती है। नैतिक नियंत्रण, तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान रक्षा की शपथ लेना पड़ता है। फिर न्यायपालिका पर आंशिक नियंत्रण, कांग्रेस द्वारा नियंत्रण, न्यायाधीशों की संख्या, वेतन व संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित करने की शक्ति है इनके पास। कांग्रेस द्वारा महाभियोग के माध्यम से न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की सीनेटी सहमति आवश्यक होती है। कांग्रेस संविधान संशोधन करके न्यायपालिका के निर्णय को पलट सकती है। राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण, तो न्यायाधीशों को मनोनीत करना, न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा करना इत्यादि। कुछ प्रथाओं की वजह से नियंत्रण और संतुलन का प्रभाव कम होना, जैसे सीनेटोरियल कर्टसी, सीनेटी शिष्टता, संघीय पदों पर नियुक्ति के संबंध में सद्भाव व सौदेबाजी की मिलीजुली शक्ति सीनेटरी कर्टसी कहलाती है। संघीय पदों पर नियुक्ति के संबंध में सद्भाव एवं सौदेबाजी की मिलीजुली जो शक्ति होती है उसे सीनेटोरियल कर्टसी कहते हैं। नियुक्ति के संबंध में संबंधित राज्य के सीनेटर की पुष्टि तो पूरे सीनेट की पुष्टि मानी जाती है। अवकाश नियुक्तियों की प्रथा, राष्ट्रपति सीनेट के अवकाश काल में उसके अनुसमर्थन के बिना भी नियुक्तियां कर सकता है। कार्यकारी समझौते की प्रथा, विदेशी संधियों समझौतों पर सीनेट की अनुमति आवश्यक है। इससे बचने के लिए संधियां नहीं कार्यपालिका समझौते किए जाते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश ह्यूज, हम संविधान के अधीन हैं लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। रॉबर्ट ढाल, वैसे में न्यायपालिका जिस दल की सरकार होती है उसी की ओर झुकी होती है। रॉबर्ट ढाल ऐसा बोलते हैं। सारांश, तो इन तीनों प्रथाओं से कार्यपालिका जहां विधायिका पर हावी हो जाती है, वहीं न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से न्यायपालिका की सर्वोच्चता की स्थिति पैदा हो गई। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के शुद्ध रूप को नियंत्रण व संतुलन सिद्धांत के माध्यम से संतुलित किया गया है, किंतु अब विकसित राज्यों में गैर संवैधानिक संस्थाओं के कारण, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, जनसंचार के साधन आदि, व्यवहारिक रूप से यह सिद्धांत कम सक्रिय रहता है। ब्रूस एकरमैन ने 20वीं सदी में कई देशों द्वारा कार्यात्मक विशेषता फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को संविधान निर्माण के स्थान देने के कारण इसे नव शक्ति पृथक्करण न्यू सेपरेशन की संज्ञा दी है। चलिए यहाँ से हमारे चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।